हेलो एवरीवन। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज है संडे 16 नवंबर 2025। वर्ष के दिनों की बात करें तो 320 दिन इसके जा चुके हैं इस वर्ष के, और मात्र 45 दिन इस वर्ष में बाकी हैं, यानी 2025 में 45 दिन बाकी हैं। अब ये जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर की जाती हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर की जाती हैं वो यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए, या फिर जो जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये जो सेशन किया जाता है ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कि न्यूज़ करंट अफेयर्स का रोल होता है, उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी उसकी मैं बात करते हैं। तो पहली न्यूज़ जो रहेगी वो दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल यूके और ऑस्ट्रेलिया में काम करेगी, यानी कि जो दिल्ली की मेट्रो है वो इंटरनेशनल लेवल पर अब काम करेगी, जिसमें कि यूके और यानी कि यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा कागो और M23 ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा जो तीसरी न्यूज़ रहेगी वो इंडियन ऑयल और जो DIAL 6 PWD फ्लाई ओवर अपनाएंगे। क्या न्यूज़ रहेगी उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले जो आपको कल क्वेश्चन दिया गया था, यानी कि रिवीजन के लिए क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं। जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उसका आंसर को हम समझ लेते हैं। पहले, भारत में मानसून की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन सही है वो पहला सही है कि मानसून की जो उत्पत्ति है वो मुख्य रूप से हिंद महासागर में तापीय निम्न दाब के कारण होती है। अब हम देखते हैं आज के अपने न्यूज़ के। तो जो न्यूज़ है वो दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स इन यूके और ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। पहले समझ लेते हैं खबर क्या है। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड यानी कि DMIL जो है वो यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में मेट्रो परियोजनाओं पर काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर रही है। यह दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी है और विदेशी सरकारों व एजेंसियों के साथ परियोजनाओं पर सक्रिय चर्चा में है। इसके अलावा इसकी पृष्ठभूमि को देखें तो जो दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड है और जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसकी ओर से अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं को संभालने के लिए स्थापित की गई है। और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पहले भारत में मेट्रो संचालन की विशेषज्ञता हासिल की और अब दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और इसके साथ साथ यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में अपने अनुभव का विस्तार कर रही है। इसके अलावा व्यापार के प्रभाव को देखें तो ये जो कदम है वो दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए नई व्यावसायिक संभावनाएं खोलेगा, राजस्व में वृद्धि करेगा और भारत की मेट्रो तकनीक को वैश्विक बाजार में स्थापित करेगा। इससे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को वैश्विक ठेकों और परियोजनाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा इस खबर को अंतर्राष्ट्रीय संबंध और प्रभाव से जोड़कर देखें तो इस विस्तार में भारत और यूनाइटेड किंगडम और भारत ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध है उसमें तकनीकी सहयोग बढ़ेगा और दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड की मौजूदगी से इन देशों के साथ बुनियादी ढांचा विकास में दीर्घकालिक साझेदारी भी मजबूत होगी। इसके अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते को देखें तो इसमें मुख्य बिंदुओं में जो ECTA है यानी कि इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है वो अप्रैल 2022 में हस्ताक्षरित किया गया था और 29 दिसंबर 2022 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत माल, सेवाओं, निवेश और पेशेवरों की गतिशीलता पर केंद्रित है, यानी कि इन कामों पर ज़्यादा इसमें फोकस किया जाता है। इसके अलावा इसके प्रभाव को देखें तो द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में 24.1 अरब डॉलर तक पहुंचा है और भारत में निर्यात में 14% की वृद्धि 2023-24 में देखने को मिली है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में 98.3% का टैरिफ हटाएगा और 2026 तक का ये टारगेट रखा गया है और भारत जो है वो 69.8% का 2031 तक का इसमें टारगेट रखा गया है। इसके अलावा इसमें जो है शिक्षा, खनिज, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा में अवसर बढ़ेगा, यानी कि इन चीज़ों पर इन पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान स्थिति 2025 की अगर हम देखें तो जो CECA है यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट है उसमें वार्ता तेज़ होगी। नवंबर 2025 में प्रगति समीक्षा पर है और जल्द निष्कर्ष पर सहमति होगी। इसके अलावा व्यापार वृद्धि जारी को देखें तो 2024-25 में 8% निर्यात जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। इसका लाभ क्या होगा, इसमें आर्थिक एकीकरण, नौकरियां, बाजार पहुंच और जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसकी जो स्थिरता है वो उसको भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा भारत यूके व्यापार समझौते को देखें तो भारत और यूनाइटेड किंगडम का जो व्यापार है उसमें मुख्य बिंदुओं को देखें तो FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसमें जुलाई 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जुलाई 2025 में इस पर जो है वो अनुमति मिली थी।
इसके अलावा इसमें व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता शामिल है और इसमें माल, सेवाओं, निवेश और पेशेवरों की गतिशीलता पर यह केंद्रित है, यानी कि इन कामों पर इसमें फोकस किया जाता है। इसमें वार्ता जो है वो जनवरी 2022 से चली थी और 2025 में इसमें हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा इसके प्रभाव को देखें तो हाँ, तो द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 42.6 अरब पौंड, 2025-26 में 25.5 अरब पौंड की वृद्धि अनुमानित है। और जो यूके है यानी कि यूनाइटेड किंगडम है, उसमें 99% भारतीय निर्यात पर टैरिफ हटाएगा और भारत 90% पर। रसायन निर्यात में 30 से 40% की बढ़ोतरी होगी। और जो यूएसडी है उसमें 650 से 750 मिलियन का इसमें टारगेट रखा गया है। इसके अलावा वर्तमान स्थिति नवंबर 2025 की देखें तो समझौता जो है वो संसद अनुमोदन के चरण में है और इसमें डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन यानी कि DCC पर अलग समझौता हुआ है। और यूनाइटेड किंगडम GDP में 0.13% मतलब कि 4.8 बिलियन पौंड की वृद्धि इसमें होगी और भारतीय पेशेवरों को यूके बाजार में बेहतर पहुंच प्रदान होगी। इसके अलावा लाभ को देखें तो आर्थिक एकीकरण, नौकरियां जो हैं वो 6,900 नई नौकरियां इसमें मिलेंगी। बाजार का विस्तार बढ़ेगा जिसमें कि इंडो पैसिफिक वाला जो क्षेत्र है उसकी स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा रसायन, मेडटेक, विस्ट की जिन क्षेत्रों ये सारे जो क्षेत्र हैं इनमें ये सारे जो क्षेत्र हैं ये लाभान्वित इससे होंगे। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव को देखें तो सामाजिक प्रभाव में बेहतर मेट्रो सेवाएं इसमें दी जाएंगी जिसमें कि शहरी आवागमन जो है वो सुधरेगा, उनके लोगों का आना जाना जो है वो इसमें सुधार होगा। इसके अलावा आर्थिक प्रभाव में नौकरियां जो हैं वो सृजित होंगी, यानी कि नई नई नौकरियां इसमें आएंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा राजनीतिक प्रभाव में भारत की वैश्विक बुनियादी ढांचा का नेतृत्व की जो छवि है वो भी इसमें मजबूत होगी। इसके अलावा निजी और सार्वजनिक भागीदारी यानी कि जो PPP मॉडल है उसमें दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो उसमें परियोजनाओं में विदेशी सरकारों और बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ सहयोग करेगी। और जो PPP मॉडल है उसके तहत निजी और सार्वजनिक निवेशों का संयोजन इसमें दर्शाता है। इसके अलावा शहरीकरण और सतत विकास को देखें तो मेट्रो परियोजनाएं शहरी भीड़भाड़ कम करेगी और प्रदूषण घटाएगी और सतत परिवहन समाधान को बढ़ावा देंगी जो सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। इसके अलावा वैश्विक सहयोग और कूटनीति को देखें तो जो दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड है उसका विस्तार भारत की तकनीकी विशेषज्ञता को निर्यात करने का एक कदम है जो वैश्विक सहयोग और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा। इसके अलावा आर्थिक और बुनियादी ढांचे का विकास को देखें तो ये जो कदम है वो विदेशी बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देगा और भारत को बुनियादी ढांचा विकास में अग्रणी के रूप में स्थापित करेगा। इसके अलावा चुनौतियां और समाधान को देखें तो इसमें क्या चुनौतियां आने वाली हैं, तो इसमें सांस्कृतिक अंतर, वित्तीय जोखिम और स्थानीय नियमों का पालन, ये चुनौतियां हैं इसमें। यानी कि जो संस्कृति का, लोगों की जो संस्कृति है वो अलग अलग है, उसमें अंतर है, तो इससे भी कुछ इसमें फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा जो वित्तीय जोखिम है, सबकी जो आय होती है वो अलग अलग होती है और स्थानीय जो नियम होते हैं सबके वो अलग अलग है, यानी इन सारी चीज़ों का पालन करना ये काफ़ी बड़ी चुनौती है। इसके अलावा समाधान को देखें तो स्थानीय साझेदारियों के माध्यम से अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन करके ये सारी जो चुनौतियाँ इनका समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा हम देखें इसके निष्कर्ष को तो जो दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड है उसका यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में विस्तार भारत के मेट्रो विशेषज्ञता को वैश्विक मंच पर ले जाएगा और आर्थिक लाभ लाएगा और शहरी विकास में योगदान देगा। इसके अलावा बशर्ते चुनौतियों का प्रभावी प्रबंधन हो तब। अब हम देख लेते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो जो दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड है यानी DMIL के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल दिल्ली मेट्रो विस्तार करना इसका नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रो परामर्श और संचालन सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है, यानी कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेट्रो की सेवाएं हैं उनको देना इसका उद्देश्य है। सड़क परिवहन ये भी नहीं है, केवल भारत में रेलवे ये भी नहीं है, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो इसका सही है। इसके अलावा जो दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड है उसके विस्तार में भारत के किस क्षेत्र में आर्थिक प्रभाव की संभावना है, तो इसमें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्यात क्षेत्र में आर्थिक प्रभाव की संभावना यहाँ पर नज़र आती है। इसके अलावा जो दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड है उसके अंतर्राष्ट्रीय विस्तार से कौन सा राजनीतिक प्रभाव संभव है, तो इसमें भारत की जो सॉफ्ट पावर और कूटनीतिक संबंध है उसमें वृद्धि होने की जो संभावना है वो यहाँ पर नज़र आती है। इसके अलावा अब हम देखते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में, जो है कॉन्गो M23 साइन ट्रू फ्रेमवर्क के बारे में। सबसे पहले समझते हैं खबर क्या है। यह लेख जो है वो डेमोक्रेटिक पब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC
यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और M23 विद्रोही समूह के बीच 15 नवंबर 2025 को दोहा कतर में हस्ताक्षरित संघर्ष विराम ढांचा समझौते के बारे में है। यह समझौता पूर्वी कांगो में चल रहे हिंसक संघर्ष को समाप्त करने के लिए है, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली है और सैकड़ों हजारों लोगों को इसमें से विस्थापित किया है। इसके अलावा भू राजनीतिक संदर्भ में देखें तो स्थान और महत्व में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कि DRC मध्य अफ्रीका में स्थित और इसके संसाधन समृद्ध क्षेत्र जिसमें कि कोबाल्ट टेटिलम आते हैं, इससे वैश्विक महत्व देते हैं और पूर्वी कांगो में संघर्ष क्षेत्रीय स्थिरता का कारण बना है। इसके अलावा जो M23 विद्रोह है, इसमें M23 विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोही समूह है जो मुख्य रूप से खांडा समर्थित माना जाता है और यह समूह 2012 से सक्रिय और कांगो सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय प्रभाव है उसमें संघर्ष ने खांडा और युगांडा और जो बरुंडी जैसे जो पड़ोसी देश हैं उनको भी प्रभावित किया है, जिससे पूर्ण पैमाने पर क्षेत्रीय युद्ध की आशंका बढ़ी है। इसके अलावा संघर्ष और इतिहास और प्रभाव को देखें, संघर्ष का जो इतिहास है और इसके क्या प्रभाव पड़े हैं, तो लंबे समय से चले आ रही ये जो हिंसा है इसका प्रभाव को देखें तो पूर्वी कांगो में दशकों से चले आ रहे संघर्ष ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है और 2025 में यह हिंसा और तीव्र हुई है, जिससे बड़ी संख्या में लोग जो है वो विस्थापित हो गए हैं। इसके अलावा मानवीय संकट यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें कि भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाओं की कमी ने संकट को गंभीर बनाया है। इसके अलावा आर्थिक नुकसान में संसाधनों पर नियंत्रण के लिए लड़ाई ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। इसके अलावा M23 विद्रोह का संक्षिप्त इतिहास यहाँ पर देता है, जिसमें की उत्पत्ति 2012 में हुई थी और M23 का गठन 2012 में हुआ जब कांगो सरकार ने CNDP यानी कि कांगोलीज नेशनल कांग्रेस फॉर डिफेंस ऑफ द पीपल के बीच हुए 2009 शांति समझौते का उल्लंघन हुआ और यह समूह मुख्य रूप से तुत्सी विद्रोहियों से बना। अब इसका उद्देश्य क्या है? पूर्वी कांगो में तुत्सी समुदाय की सुरक्षा और सरकार के खिलाफ असंतोष को लेकर लड़ाई हुई और इसके समर्थन में खांडा और युगांडा के से समर्थन के आरोप लगे। हालांकि जो दोनों देश हैं उन्होंने इस चीज़ को नकारा है। गतिविधियों को देखें तो 2012 से 13 में जो गोरमा शहर है उस पर कब्जा हुआ है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ी है और 2013 में संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप के बाद पीछे जो है वो हट गया है। इसके अलावा पुनरुत्थान 2021 में देखें तो 2021 में फिर सक्रिय हुए और हिंसा और विस्थापन जो है इसमें बढ़ गया। फिर उसके बाद वर्तमान स्थिति क्या है? 2025 में ये दोहा समझौता तक लड़ाई जारी है, लेकिन शांति प्रक्रिया इसमें शामिल है। इसके अलावा शांति समझौते के जो ढांचा है उसको समझते हैं। हस्ताक्षर और मध्यस्थता में समझौते पर DRC सरकार और M23 के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कि अमेरिका और कतर ने मध्यस्थता की है। यह दोहा जो है उसमें आयोजित एक समारोह में हुआ था। प्रोटोकॉल को देखें तो समझौते में 8 प्रोटोकॉल शामिल हैं, जिनमें से 6 पर अभी अमल के तरीके पर सहमति बाकी है। पहले 2 प्रोटोकॉल युद्धबंदियों की अदला बदली और युद्ध विराम की निगरानी से संबंधित है और इसके महत्व में इसे शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है, लेकिन कार्यान्वयन बहुत ही इसमें धीमा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप में संयुक्त राज्य अमेरिका और कतर की भूमिका में अमेरिकी दूत मसाद बोलोस ने इसकी पुष्टि की और कार्यान्वयन में देरी को स्वीकारा और कतर ने मध्यस्थता के माध्यम से अपनी कूटनीतिक भूमिका मजबूत की है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र को देखें तो संयुक्त राष्ट्र ने भी क्षेत्र में शांति बहाली के प्रयास किए, लेकिन प्रभाव जो है वो इसके सीमित रहे, यानी कि ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ा। चुनौती और भविष्य को देखें तो कार्यान्वयन में इसमें देरी हो रही है। पहले 2 प्रोटोकॉल जो कि युद्धबंदी अदला बदली और युद्ध विराम निगरानी को लेकर थे, उसको लागू करना भी ये धीमा रहा, जो शांति प्रक्रिया की सफलता पर सवाल उठाता है। इसके अलावा जो भरोसे की कमी यहाँ पर देखने को मिली है, यानी कि M23 और सरकार के बीच आपसी विश्वास की कमी एक बड़ी बाधा है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय जटिलता है उसमें पड़ोसी देशों के हितों और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए चल रही प्रतिस्पर्धा शांति को खतरे में डाल सकती है। इसके अलावा प्रासंगिकता को देखें, यानी कि जैसे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये जो न्यूज़ है वो किस किन स्तरों पर ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो एक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें कि भारत के लिए ये जो है वो शांति में प्रक्रियाओं में योगदान और वहाँ के संसाधनों तक पहुँच के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो और दूसरी है कूटनीति में, यानी कि भारत की कूटनीति रणनीति और अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को समझने के लिए उपयोगी है। इसके अलावा सुरक्षा और संघर्ष में क्षेत्रीय संघर्षों का वैश्विक प्रभाव और भारत की सुरक्षा नीति से जुड़ा प्रश्न बन सकता है।
इसके अलावा अब हम देखते हैं इस खबर के निष्कर्ष को। तो ये जो समझौता है वो पूर्वी कांगो में शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसके सफल होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका और कतर जो है, उनको कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभानी होगी और अफ्रीका में चल रहे संघर्षों और कूटनीति और मानवीय संकटों को समझने का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर उदाहरण नजर आता है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखें तो 15 नवंबर 2025 को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कि DRC और M23 विद्रोही समूह के बीच शांति ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ पर हुए थे? तो ये हुए थे दोहा जो स्थान है वहाँ पर। इसके अलावा जो दोहा शांति ढांचा समझौते में कितने प्रोटोकॉल शामिल हैं, जिनमें से 6 पर अमल के तरीकों पर अभी सहमति बाकी है? तो इसमें है 8। इसके अलावा जो दोहा शांति ढांचा समझौते में मध्यस्थता करने वाले देशों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें रूस शामिल नहीं है, इसमें कतर भी शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, यानी कि इसका जो आंसर है वो रूस है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने अगले न्यूज़ के बारे में, जो है इंडियन ऑयल को लेकर के। इसमें डील जो वो सेट टू अडॉप्ट 6 PWD फ्लेवर्स को यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि क्या खबर है समझते हैं। शहरी विकास पर बुनियादी ढांचे का सुधार हुआ है और पृष्ठभूमि में दिल्ली में सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि PWD द्वारा बनाए गए 6 फ्लाईओवर मुकाबा चौराहा, पंजाबी बाग और श्री अरबिंदो मार्ग, पंचशील मार्ग, IIT दिल्ली, चिराग दिल्ली को गोद लेने की योजना भारतीय तेल निगम यानी कि IOCL और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लिमिटेड DIL द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है इन फ्लाईओवर के नीचे के क्षेत्र को साफ करना, बेघर लोगों को, भिखारियों को हटाना, पार्किंग सुविधाएं बढ़ाना और सौंदर्यकरण करना। इसके अलावा महत्व को देखें तो शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर करना, यातायात प्रबंध को, नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, यानी कि इसका ये महत्व है। यानी कि ये जो काम है वो यहाँ पर जो दिल्ली है उसके आसपास के जो क्षेत्र है, यहाँ पर मुकारबा चौक है, पंजाबी बाग है और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सारी और ओबिंडो मार्ग है, पंचशील मार्ग, पार्क, IIT दिल्ली, चिराग दिल्ली, यानी कि ये सारे जो क्षेत्र है यहाँ पर इसका काम होगा। इसके अलावा जो कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी है यानी कि CSR जो है, इसके अंतर्गत पहले नीतियों को देखें तो सरकार ने निजी कंपनियों को CSR पहल के तहत फ्लाईओवर गोद लेने की नीति शुरू की है। इसके तहत कंपनियां सौंदर्यपूर्ण, स्वच्छता और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेंगी, यानी कि इसको लेंगे। इसके अलावा उदाहरण को देखें तो जो IOCL और DL है उसने इस पहल को अपनाया और अन्य कंपनियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं। इसके प्रभाव को देखें तो ये जो नीति है वो सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल को बढ़ावा देती है, जो भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो स्मार्ट सिटी मिशन विस्तार है, इसमें स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका लक्ष्य है 100 शहरों को आधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना, स्मार्ट तकनीक और टिकाऊ विकास प्रदान करना है। इसे 2015 में शुरू किया गया था और 2023 तक इसे लागू करने की समय सीमा थी। हालांकि इसका जो विस्तार है वो अभी संभव है। इसके अलावा मुख्य बिंदुओं को देखें तो इसका जो उद्देश्य है वो शहरी नियोजन, यातायात प्रबंधन, जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन और डिजिटल सेवाएं जो है उनको प्रदान करना, इनके इनको सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। वित्त में देखें तो केंद्र और राज्य सरकारों का जो संयुक्त निवेश है, साथ ही निजी क्षेत्रों की भागीदारी के जो यहाँ पर निवेश है, वित्त है वो यहाँ पर लगेगी। इसके अलावा प्रौद्योगिकी में स्मार्ट ग्रिड, IoT और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। उदाहरण के लिए जो दिल्ली है, मुंबई, बेंगलोर जैसे जो शहर हैं उसमें परियोजनाएं यहाँ पर चलाई गई। इसके अलावा प्रभाव को देखें तो शहरी जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होगा, लेकिन चुनौतियाँ जैसे धन की कमी और कार्यान्वयन में देरी, ये सारी जो चुनौतियाँ हैं ये भी बनी हुई हैं। इसके अलावा पर्यावरण और सामाजिक आयाम में देखें तो स्वच्छता और सौंदर्यकरण में फ्लाईओवर के नीचे के क्षेत्रों को साफ करना और हरे भरे बनाना, पर्यावरण संरक्षण करना और शहरी हरियाली को बढ़ावा देना, इसका जो यानी कि यहाँ पर फोकस यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक मुद्दों में बेघर लोगों को और भिखारियों को हटाना, सामाजिक समावेशिता और पुनर्वास नीतियों पर सवाल उठाता है। सरकार को इन लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा प्रशासनिक और नीतिगत पहलू में नीति कार्यान्वयन को लेकर के सरकार फ्लाईओवर गोद लेने की नीति को जल्द ही अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने की योजना बना रही है, जैसे वीरा बांदा बाजार मार्ग और रानी झांसी मार्ग इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो विज्ञापन अधिकार है उसमें कंपनियों को गोद लिए गए ढांचों पर विज्ञापन अधिकार मिलेंगे, जो राजस्व उत्पन्न करेगा। इसमें चुनौतियाँ जो है वो नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निगरानी करना, पारदर्शिता और स्थानीय समुदाय की भागीदारी ज़रूरी होगी। यानी कि ये जो काम है
निगरानी करना, पारदर्शी स्थानीय समुदाय की भागीदारी, ये भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इसके अलावा आर्थिक आयाम में देखें तो निवेश को लेकर के यहाँ पर हम देखें तो निजी कंपनियों का जो योगदान है वो बुनियादी ढांचे के विकास में सरकारी बोझ को कम करेगा। इसके अलावा जो रोजगार है उसमें सौंदर्यीकरण और रखरखाव से स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा। इसके अलावा हम देखते हैं इस न्यूज़ के निष्कर्ष को, तो ये जो पहल है वो शहरी विकास, CSR और सार्वजनिक निजी भागीदारी को मजबूत करने का एक उदाहरण है। हालांकि इसके जो सफल होने के लिए प्रभावी निगरानी, सामाजिक समावेशिता और दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता होगी। अब हम देख लेते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो जो क्वेश्चन है वो दिल्ली में कौन सी कंपनियां फ्लाईओवर गोद लेने की योजना के तहत शामिल हैं, तो इसमें है IOCL और DIAL इसका आंसर है। इसके अलावा जो फ्लाईओवर गोद लेने की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सौंदर्यीकरण और स्वच्छता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा जो फ्लाईओवर गोद लेने की जो नीति है किस मॉडल का उदाहरण है, तो वो है PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ पर इस मॉडल का उदाहरण है। अब हम देख लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो है, यानी कि जो क्वेश्चन है वो UPSC प्रीलिम्स में 2019 में पूछा गया है। और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत हिमालय का हिस्सा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन है पीर पंजाल, धौलाधार, अरावली या फिर जास्कर। इन चारों में से कौन सा जो हिस्सा है वो हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।